अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन कोरोना वायरस के हवाले से जारी है। मैं हूं आसमा इकबाल, मेरे साथ है शहजाद रजा। और सबसे पहले शहजाद, आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगी कि इस वक्त सूरत हाल क्या है कोरोना केसेस की, वो हम अपने देखने वालों को बता दें। पाकिस्तान की अगर हम नाज़रीन बात करें तो यहाँ हमारे पास जो इत्तलात पहुँच रही हैं वो ये बताती हैं कि यहाँ 48,091 उन लोगों की तादाद हो गई है जो कोरोना की वजह से मुतासर हुए हैं, यानी जिनमें जब कोरोना टेस्ट किया गया है तो वो पॉजिटिव आया है। ये भी बताया जा रहा है कि 1017 जाँ बहक होने वालों की तादाद हो चुकी है। और बात करें अगर हम गुज़श्ता 24 घंटों की, तो इस दौरान जो टेस्ट हुए हैं उनमें से 2193 लोग अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर सूरत हाल इसी तरह से रही तो ये केसेस जो हैं पाकिस्तान के अंदर मजीद बढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम रुख करें दुनिया भर का, अगर हम नज़र डालें तो वहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि कुल तादाद जो है वो 51,39,000 हो गई है। और बताया यह जा रहा है कि 3,31,000 हलाकतें हो चुकी हैं। और जब अमेरिका की हम बात करते हैं तो यहाँ 95,400 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। अमेरिका की बात पहले इसलिए कर रहे हैं कि सर फहरिस्त है उन तमाम ममालिक में जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। और अब हम ये भी देख रहे हैं शहजाद के रूस जो है वो हमें दूसरे नंबर पर, स्पेन तीसरे नंबर पर आता दिखाई देता है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी खबर कोरोना वायरस पिछले कई माह से इस वक्त दुनिया भर की अखबारात में, टीवी चैनल्स पे। लेकिन आसमा, जब हम बात करते हैं बाकी काम भी साथ साथ चलते हैं, चल रहे हैं बिल्कुल। बाकी खबरों को भी हमने इग्नोर नहीं करना। और आज पाकिस्तान में बहुत बड़ी खबर थी कि वफाकी काबीना में जो रिपोर्ट पेश हुई, जो एक शुगर स्कैंडल पे एक कमीशन बना था और उसकी रिपोर्ट को पब्लिक भी किया हुकूमत ने, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर इत्तलात ने। और मेरे ख्याल में अगर थोड़ी सी इस पर बात की जाए वो बहुत ज़रूरी है। कोरोना तो पे बात हम साथ साथ करते रहेंगे प्रोग्राम में। इस वक्त अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। आज ये जो रिपोर्ट शाया की है हुकूमत ने और उन लोगों के नाम जो पहले ही आइडेंटिफाई हो गए थे, अब ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है तो ये ऑथेंटिक हो गई चीज़। ये बताइएगा कि अब इन लोगों के खिलाफ एक्शन होगा, और होगा तो उसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा? देखें शहजाद, ये आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया है। देखें, इसको सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, ये एक तहकीकाती कमीशन था और जो फर्स्ट रिपोर्ट आई थी उसके बाद फोरेंसिक ऑडिट और मज़ीद उसको डिटेल के साथ उसकी तमाम इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की गई, उसके लिए ये कमीशन बैठा था। अब इसकी जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट की रोशनी में पाकिस्तान के अंदर जो आपने अगर जब किसी को कन्विक्ट करना है, किसी को प्रोसिक्यूट करना है, तो वो अगला स्टेप होता है। अब वो स्टेप जो है वो नैब ने शुरू करना है या वो किसी FIA की भी अपनी कोर्ट्स होती हैं वहाँ पे होगा, ये अब आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस चीज़ के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा जो एक मैं समझता हूँ कि सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए वो ये है कि शुगर की इस रिपोर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाया जा रहा था पिछले चंद दिनों से ख़ास तौर पे, और बार बार ये कहा जा रहा था जी कि हुकूमत ने जो है उसकी कमीशन की रिपोर्ट को दबा लिया, इसलिए कि इसमें कुछ हुकूमती जो नुमाइंदे थे वो शामिल थे। लेकिन इन तमाम एक्सपेक्टेशंस और इन तमाम अजम्पशंस के बावजूद आज ये रिपोर्ट आ गई और बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी तफसील के साथ आई है। शुगर का पाकिस्तान में ये जो सब्सिडी या होर्डिंग और या इसको एक सट्टे की तरह खेले जाने का जो सिलसिला है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये पाकिस्तान में पिछले 20 सालों से ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन किसी भी हुकूमत ने इसके ऊपर कभी भी कोई तहकीकात करना तो बहुत दूर की बात है, इसके बारे में जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो ये एक साइकिल आता था कि चीनी की शार्टेज हो गई है, उसकी कीमतें बढ़ गई हैं, और उसके बाद 2-3 महीने बाद जो पैसा बनाना होता था शुगर माफिया ने वो बना लेते थे, और उसके बाद मीडिया में भी बुला दिया जाता था और हुकूमत तो वैसे ही इसको हाथ ही नहीं लगाती थी। तो हमें सबसे ज्यादा जो मैटर ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो ये है कि किसी हुकूमत ने इस माफिया के हवाले से ओनरशिप तो ली है ना, ओनरशिप लेके और अवाम को बता दी है कि ये होता है शुगर माफिया जो कि पाकिस्तान के अवाम के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो इनको प्लंडर कर रहे हैं।
ठीक है, नाम सामने आ गए हैं अहमद साहब, और जैसा कि आपने कहा कि ये समझा जा रहा था कि शायद पीटीआई के कुछ लोगों के नाम हैं, इसलिए हुकूमत जो है वो कार्रवाई नहीं चाहती है, रिपोर्ट को मंजर आम नहीं करना चाहती, लेकिन आज वो सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब तो फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आ गई। लेकिन अहमद साहब, अब हम ये देख रहे हैं कि दीगर लोग, मैं जो पीटीआई के लोग हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सिंध गवर्नमेंट के लोगों की, या मैं बात कर रही हूँ शहबाज शरीफ साहब की डायरेक्टली। उन्होंने कहा है जी कि मैं तो इस रिपोर्ट को मानता ही नहीं, क्योंकि जो इंक्वायरी की गई है, जो इंक्वायरी कमेटी थी, उसने असल जिम्मेदार बकौल उनके, उन्होंने इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम धर दिया और कहा कि जी उनसे तो बयान ही नहीं लिया, उनसे तो कोई जवाब तलब नहीं किया गया, तो मैं इस रिपोर्ट को बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। इस पर आप क्या कहेंगे? और फिर जब हम सिंध हुकूमत की बात करते हैं, ओमनी ग्रुप का जब नाम आता है तो सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम आता है। सिंध हुकूमत ने आज ये कह दिया जी कि हमने तो ओमनी ग्रुप को सब्सिडी दी ही नहीं। तो अब ये चीज़ें साबित किस तरह से होंगी? रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन यहाँ तो लोग फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी झुटला रहे हैं सर। देखें, मैंने इसीलिए जैसे ही शहजाद ने भी ये सवाल किया था तो मैंने सबसे पहले यही बात कही थी कि पहली बात तो ये है कि हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये एक इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में एक कमीशन की रिपोर्ट है। अब पाकिस्तान में जब भी कोई एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हो या किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट क्रिएट की जाती है या आती है, तो उसके बाद जो अगला मरला होता है उसको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जिम्मेदार लोगों को प्रोसिक्यूट करना। वो किसी के खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है, वो किसी के खिलाफ नैब में मुकदमा भी हो सकता है, वो एफआईए की अपनी कोर्ट्स भी हैं कि जहां पे ये मुकदमा चलाया जा सकता है, और इसके अलावा पाकिस्तान की हायर कोर्ट्स भी मौजूद हैं। अब ये अब देखना होगा कि इस कमीशन की रिपोर्ट को, जो कि पाकिस्तान की अवाम के लिए बड़ी अहम रिपोर्ट है, और जब तक के इसको उस प्रोसेस से गुजार के जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं आप उनको कन्विक्ट नहीं करते, तो ये रिपोर्ट शायद इस एतबार से उसकी बहुत अहमियत है कि इसने पाकिस्तान के अंदर इस माफिया के हवाले से एक जो पर्दा था उस पर्दे को हटा दिया। Exactly. और आज अवाम के सामने जो है ना, ये फैक्ट्स तो आ गए हैं ना, ईमान अवाम को सच्चाई चाहिए थी, सच्चाई आ गई है। अब इसके बाद अगला मरला है प्रोसिक्यूशन का, और जो एक इंसाफ का तकाजा है और जो कानून के तकाजे हैं उसके मुताबिक होगा। अब इसके ऊपर एक मीडिया डेलिब्रेशन जारी रहेगी। कोई कहेगा जी कि हम तो इसको मानते नहीं, जी हमने तो इसकी सब्सिडी नहीं दी, लेकिन अब ये सारी चीजें जो हैं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, चाहे वो नैब हो, चाहे हायर कोर्ट्स हो, एफआईए हो, कहीं पे इस मुकदमे, आपके ख्याल में जवाद साहब जी, आपके ख्याल में ये केस आगे एफआईए को परसू करना चाहिए या नैब को? देखें, मैं तो चूंकि वाजिद जियाद साहब जो डीजी एफआईए हैं उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है, ओनरशिप एफआईए के पास है। मैं ये समझता हूं कि ये एफआईए की जिम्मेदारी है कि इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद इसका जो अगला कदम है वो जरूर उनको उस ओनरशिप को लेना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं कोई कानून का एक्सपर्ट नहीं हूं और ना ही मैं एफआईए के कानून के हवाले से कोई एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता हूं, तो इसीलिए मैंने इसको एक बड़ी ब्रॉड सी स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून के रास्ते हैं, जब एक रिपोर्ट आती है तो वो रिपोर्ट जो है पुलिस के जरिए भी आगे बढ़ती है, वो एफआईए के जरिए भी बढ़ती है, नैब के जरिए भी बढ़ती है, कोर्ट्स के जरिए भी बढ़ती है। अब ये देखना होगा कि इसको आने वाले दिनों में किस तरीके से इसको प्रोसिक्यूट किया जाता है जिम्मेदार लोगों के खिलाफ। ठीक है, जिम्मेदारान की जब बात होती है जवाद साहब, जैसे कि हम उस वक्त से यही बात कर रहे हैं कि पीटीआई के अंदर जो लोग मौजूद हैं, आवाम से कुछ आप कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत से लोगों के जहनों में अभी भी यही बात है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो भी लोग सुनते हैं। समझा अभी भी यही जा रहा है बहुत से हलकों की जानिब से कि अगर पीटीआई के किसी शख्स का नाम आ रहा है तो शायद उसके खिलाफ कार्रवाई उस तरह से नहीं होगी जैसे बाकी लोगों के खिलाफ होगी। कुछ इस पर कहना चाहेंगे? पीटीआई का क्या स्टांस है इस पर? देखें, पहली बात तो ये आज साबित कम से कम ये हो गई, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम ये सुन रहे थे कि पीटीआई के चूंकि लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इसलिए रिपोर्ट जो है सरदखाने में चली गई है जी, अप्रैल में आनी थी तो अभी तक नहीं आई। तो ये तमाम इसके बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तो ख़त्म हो गए कि कमीशन ने एक, जो कि हुकूमत ने वो कमीशन बनाया है, ये आप ज़हन में रखें कि वो कमीशन हुकूमत ने खुद बनाया है, ये हुकूमत का इनिशिएटिव है, हुकूमत की ओनरशिप है, हुकूमत ने वो रिपोर्ट रिलीज़ की है। तो सबसे पहली बात यह है कि हुकूमत की नीयत के हवाले से तो अब किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। और देखें, एक चीज़ जो पैगाम की आपने बात की, मैं ये अवाम को ये कहना चाहूँगा
कि देखें हमने अपने इसी सिस्टम के अंदर ही रहते हुए चीज़ों को प्रोसेस करना है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि एक इस्लामाबाद के मेयर हैं अंसर साहब, जिनकी कारकर्दगी पे बहुत सारे सवालिया निशान हैं। जी इस्लामाबाद में बिल्कुल। रहने वाले लोग इसको जानते होंगे, लेकिन जब उनको उनकी किसी इनकॉम्पिटेंस या करप्शन की वजह से रिमूव किया जाता है तो वो अगले दिन उनको रिलीफ अदालत से मिल जाता है। तो मैं अदालतों का एहतराम रखते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो सिस्टम है, इसी सिस्टम के अंदर हमने इस केस को या किसी भी और केस को, अभी सिर्फ शुगर की बात हुई है, हमें वीट माफिया के ऊपर भी बात करनी है, उसको सामने लाना है। हमने आईपीपीज के माफियाज को भी सामने लाना है, हमने ऑटो इंडस्ट्री के माफिया को भी सामने लाना है, टेलीकॉम में भी अगर माफिया हैं उनको भी हमने सामने लाना है। तो ये एक आगाज है, बहुत अच्छा आगाज है, और हुकूमत को ये पेस और ये ओनरशिप और ये जो उनकी इंटेंशन है इसको जारी रखना चाहिए। ठीक, साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, ARY से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब हमें ज्वाइन करने का। आज शुगर कमीशन की ये रिपोर्ट आई, ये जो करप्शन है, फ्रॉड है, सब्सिडीज़ हैं, ओवर प्राइसिंग है, अंडर रिपोर्टिंग है, ये तो आज से नहीं, गुज़श्ता कई सालों से चल रही है। सिर्फ सवाल एक पहला ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इससे पहले हुकूमतें जो थीं वो भी ये काम कर सकती थी लेकिन नहीं किया, आपके ख्याल में क्यों? मेरा ख्याल है कि उसमें जो हुक्मरान ख़ानदान होते थे पहले, उनकी अपनी भी इन्वॉल्वमेंट होती थी, क्योंकि उनकी भी ये शुगर इंडस्ट्री में बिजनेस तो है उनका, और ये तमाम पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं जो शुगर इंडस्ट्री में हैं, और इसलिए मेरा ख्याल है कि माजी में ये काम नहीं हो सका। और इस बार ये है कि प्राइम मिनिस्टर चूँकि खुद या उनका कोई रिश्तेदार इस इंडस्ट्री में नहीं है और ना ही उनका कोई ज़ाती मफाद है, इसलिए जब ये शुगर क्राइसिस हुआ आटा और गंदम का, तो उनको किसी ने बताया, यकीनन उनके काफ़ी इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं, उनको जब उन तक बात पहुंची तो ये था कि ये एक खुद साख्ता क्राइसिस था, और इनफैक्ट ग्राउंड पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, स्टॉक मौजूद था, ये कोई कॉर्टलाइजेशन हुई है। जब ये चीज़ हुई तो इंक्वायरी शुरू हो गई, इब्तदाई रिपोर्ट आई तो उसमें ये सारी चीज़ें साबित हो गई, और उस वक्त भी ये रिपोर्ट रुकवाने की कोशिश की गई थी, और लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये चीज़ आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। और उसके बाद फिर हमने देखा कि नई रिपोर्ट भी आ गई है, फॉरेंसिक ऑडिट भी हो गया, वजीर आला पंजाब को भी कमीशन ने समन किया, फेडरल मिनिस्टर को किया, फिर एडवाइज़र को किया, और वो सारे आए और उनके स्टेटमेंट्स इस रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। ठीक, सही, सबको बुलाया गया, बयान भी लिए गए, रिकॉर्ड का हिस्सा भी हैं, और अब ये भी गवर्नमेंट क्लियर कर रही है, बार बार वाजे कर रही है कि चाहे वो अपने ही पार्टी के क्यों ना लोग हों, उनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन साबिर साहब, अभी भी अपोजिशन की जानिब से, और ख़ास तौर पर मैं बात करना चाहूँगी शहबाज शरीफ साहब की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, यही कहा जा रहा है कि ये सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए किया जा रहा है। अभी जो सियासी इंतकाम है, इसको किस तरह से हम वो करें कि जी नहीं, गवर्नमेंट तो अपने लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है, और क्या आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को ये वाजे करने के लिए कि ये सियासी इंतकाम नहीं है, अपने लोगों से कुछ ना कुछ इसका हिसाब लेना पड़ेगा? देखिए, ये तो जब कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन के ये एतराज़ात खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। उसकी रीज़न है कि इस रिपोर्ट में किसी को भी इनोसेंट करार नहीं दिया, ना ही जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा हैं, किसी को भी इस कमीशन ने मासूम या बेगुनाह नहीं लिखा, बल्कि जिसने जो कहा वो सारा लिखा, और साथ ही अदम इत्मीनान का, जो मेरी इत्तलात है, रज़ाक दाऊद के स्टेटमेंट के बारे में भी अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है, वज़ीर आला पंजाब के स्टेटमेंट के बारे में भी अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इस रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और एक बात जहन में रखें कि जब ये प्रोसेस शुरू होगा, ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा कि वो इनमें से जो 9 लोग हैं, 9 में से 3 बचा लिए जाएं और 6 को रगड़ा लगा लिया जाए, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, अहमद जवाद साहब, ये शुगर का जो फैक्ट्रीज हैं उन्होंने फ़ायदे लिए, और कुछ सरकारी एहलकार ऐसे हैं, बड़े बड़े आला ओहदे पे जो बैठे हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने फ़ायदा दिया। गुड फेथ में दिया, बैड फेथ में दिया, ये अलग डिबेट है। तो
अगर उनके शुगर कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई है तो उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने सरकारी ओहदों पर बैठकर उनको फायदा पहुंचाया, उनके बारे में क्या ख्याल है? शहजाद साहब, इसमें आपकी बात में मैं एक करेक्शन की जरूरत करूंगा। वो ये है कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने अच्छे फेथ में या बैड फेथ में उनको फायदा पहुंचाया, किसी को गवर्नमेंट की सीट पे बैठ के फायदा पहुंचाने की हरगिज इजाजत नहीं है। ये जब आप किसी को फायदा पहुंचाएंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप पब्लिक सेक्टर की पोजीशन पे बैठ के आप किसी को जाती हैसियत में आप फायदा नहीं पहुंचा सकते, इसलिए आपको ये जिम्मेदारी नहीं दी गई। अगर ये आपकी इनकॉम्पिटेंस है तो तब भी ये एक क्वेश्चनेबल चीज है, और अगर आपकी ये नेग्लिजेंस है तो तब भी ये एक क्वेश्चनेबल चीज है, और अगर इसके पीछे अगर कोई करप्शन है, आपका कोई जाती मुफाद है, तो ये उससे भी ज्यादा एक जो है वो क्वेश्चनेबल चीज है। तो इसमें छूट किसी को नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क में ये अब एक रवायत कायम होनी चाहिए कि जो भी सरकारी ओहदे पे, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, जब वो पब्लिक मनी के लिए पब्लिक डिसीजंस पब्लिक सेक्टर्स के करेगा, उन फैसलों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये पब्लिक का पैसा है, इस मुल्क का पैसा है। जी बिल्कुल। एक अगर आप इजाजत दें आसमा, सिर्फ एक सवाल छोटा सा। जवाद साहब, एक सवाल ये है कि माजी में हुकूमतों को डराया जाता था कि अगर चीनी माफिया के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हो जाएगा। ये हुकूमत मजबूत है, इस बारे में अज़म का इज़हार आप खुद कर चुके हैं। अगर इस किस्म की कोई धमकी आती है तो क्या इस बात का इम्कान है कि उन फैक्ट्रीज को सरकारी तहवील में ले लिया जाए? देखें शहजाद, ये आपने बहुत ही पर्टिनेंट सवाल किया है। ये पाकिस्तान के अंदर रिवाज है कि आप जिस इंडस्ट्रियल माफिया के ऊपर हाथ डालते हैं तो वो कहते हैं जी अब बंद कर देंगे। आप शुगर माफिया पे डालेंगे, वो ये कहेंगे। आप व्हीट माफिया पे डालेंगे, वो कहेंगे जी फ्लोर मिल्स हम बंद कर देंगे। आप आईपीपीएस के ऊपर करेंगे, वो कहेंगे जी हम तो आपको फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, फिर हम तो बंद करके बैठ जाएंगे। आप किसी सेक्टर के ऊपर जब ये डालेंगे तो ये पहली धमकी उनकी तरफ से होती है। लेकिन देखें, हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो उसका एक नजरिया एहतसाब है, ये हमारा एक एजेंडा है, ये अवाम से हमारा एक वादा है। हमें हर सूरत में हमने इस वादे को पूरा करना है, अपनी कमिटमेंट को पूरा करना है। अगर हम नहीं कर सके तो ये पाकिस्तान में फिर कोई और शायद ना कर सके। हम एक वादा करके आए हैं, हमारी एक 22 साल की जिद्दोजहद है, इसी चीज के ऊपर है। तो अब किसी ने धमकी देनी है तो तब भी हमने इस चीज को रिजॉल्व करना है, इस चीज को आगे चलाना है। धमकी ना भी हो तब भी। तो ये एक बिल्कुल ये पाकिस्तान में अब खत्म हो जाना चाहिए सिलसिला कि अगर कोई इदारा या कोई उसके अंदर कोई यूनियन या कोई माफिया जो है वो धमकी दे तो आप उसमें बैकआउट कर जाए। हर चीज नहीं, सरकारी तहवील को अब खड़ा होना पड़ेगा। सरकारी तहवील देखें, हुकूमत के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। ये एक एक्सट्रीम ऑप्शन है। अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो मैं कहता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि हमें जो 25 साल से दुनिया की महंगी तरीन बिजली जो हमें मिल रही है, जिन आईपीपी से, जिन्होंने जिनकी नस्लें जो हैं अरबपति हो गई, मैं तो कहता हूं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और अगर वो इनकार करें तो उसको कौमी तहवील में ले लें। ये इस हुकूमत अगर वो इनकार करें तो फिर इस हद तक भी हुकूमत जा सकती है। अहमद साहब, मैं चाहूंगी कि आपने ये जो नजरिया एहतसाब की बात की, जो कौम से किए गए वादे की बात की, इस पर साबिर साहब से उनकी राय ले लेते हैं। साबिर साहब, आप फरमाइएगा, अगर ये नजरिया एहतसाब पूरा किया जाता है, जो एहतसाब का वादा है इसको पूरा किया जाता है, और फिर जो बड़े बड़े नाम सामने आए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आने के बाद, तो फिर इसके हमारे सियासी जो मंजरनामा है उस पर क्या असरात आप मुरतब होते देख रहे हैं? मुल्क में तो एक कश्मकश पे शुरू हो जाएगी, जितने बड़े बड़े नाम हैं इसमें। साबिर साहब, देखिए, मेरी कोई 3 दिन पहले वजीर आजम से मुलाकात हुई थी, और ये जो आप कह रहे हैं ये बात मैंने उनसे पूछी थी। तो वजीर आजम ने बड़े दो टोक अंदाज में कहा था कि कंप्रोमाइज तो मैं कम से कम नहीं करूंगा, और ये लूले लंगड़े तरीके से सिस्टम भी नहीं चलाया जा सकता। इसलिए मैं जो मंशूर लेके आया हूँ मैं उस मंशूर पे अमल करूंगा, और उसके लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़े। और इसलिए उन्होंने उन 3 दिन पहले भी वो यही कह रहे थे कि उस दिन 4 दिन की मोहलत मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि अगर रिपोर्ट ईद से पहले आ सकती है तो फिर डिले करने की जरूरत नहीं है।
और जिसके बाद फिर ये रिपोर्ट फौरन सबमिट की गई और ये तकरीबन 2 दिन से वज़ीर आज़म के इल्म में थी और उसके बाद ही उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और हंगामी तौर पे बुलाई और जो मेरी इत्तला थी कि जुमे को करना था, लेकिन जुमे का भी इंतज़ार नहीं किया गया, एक दिन पहले यानी कि आज ही बुला के और उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया। तो प्राइम मिनिस्टर भी इस मामले में क्लियर हैं कि उनकी जो सर्वाइवल है वो कंप्रोमाइज़ में नहीं है और वो समझते हैं कि जो उनका मंशूर है अकाउंटेबिलिटी का और जो 22 साल की उनकी एक स्ट्रगल है एंटी करप्शन, तो वो उसको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने आप देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पंजाब में वो बिल्कुल उनकी वजह से हुकूमत है पीटीआई की, लेकिन उन्होंने वो रिस्क भी लिया। फिर इधर जहांगीर खान तरीन बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जितने भी मोस्टली पंजाब असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी जो आज़ाद अरकान थे उनको पार्टी ज्वाइन करने में भी जहांगीर खान तरीन का एक अहम किरदार था। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये सारे नुकसानात और इस तरह की चीज़ों को ज़ाहिर देखते हुए उन्होंने फैसला किया और वो आगे बढ़ना चाहते हैं और वो इस सिलसिले में कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। सही, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। और आपने कहा कि रिपोर्ट कहा जा रहा था 4 दिन इसमें डिले हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। साबिर शाकिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए वक्त निकाला और अपना तज्जिया हमसे शेयर किया। अहमद जवाद साहब, जहां नजरिया एहतसाब आवाम के सामने रखा गया था, ये वादा किया गया था कौम से कि जो भी मुल्की खजाने को लूटेगा उससे माफ नहीं किया जाएगा, वहां एक और वादा किया गया था और वो वादा था फौरी इंसाफ का। पहले एक रिपोर्ट सामने आई, फिर कहा गया कि इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो सामने आने दीजिए, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। क्या हम आवाम जो है तवक्को रखें कि कब तक इस पर कार्रवाई हो जाएगी? क्योंकि एक और बड़ा महाज उस पर भी हुकूमत जो है वो जंग लड़ रही है। मैं बात कर रही हूँ कोरोना की। कहीं उसकी वजह से इस फौरी इंसाफ का जिसकी हम तवक्को रख रहे हैं उसमें डिले तो नहीं आएगा सर? इस रिपोर्ट को लेकर मैं बात कर रही हूँ। जी देखें, फौरी इंसाफ भी और इस रिपोर्ट के हवाले से भी, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमारे मुल्क में ये तो तब्दीली आ गई कि इस मुल्क का वजीर आजम जो है वो कोई बिजनेसमैन नहीं है। ये तो तब्दीली आ गई कि इस वजीर आजम का कोई रिश्तेदार बिजनेसमैन नहीं है। ये तो तब्दीली आ गई कि वजीर आजम ने कहा कि मैं माफियाज के ऊपर हाथ डालूंगा और फिर हाथ डाल भी दिया। लेकिन अब इन इकदामात को हमने किस तरह से अदालत के कटहरे में, क्योंकि तरीकाकार तो कानून का यही है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें या आप रिपोर्ट्स तैयार करें, कमीशन कायम करें, लेकिन अल्टीमेटली आपने जिम्मेदारों को अगर अदालत के कटहरे में, वो अदालत का कटहरा चाहे नैब में लगे या हायर कोर्ट्स में लगे या FIA में लगे, वो आपको वो उस प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा। तो ये एक अगला मरला है और हुकूमत की तरफ से इसमें कोई डिले नहीं होगी। लेकिन उसके बाद जो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। राना सनाउल्लाह का केस है जो कि ड्रग्स के हवाले से है, उसको तकरीबन 1 साल हो गया है। फिर शहबाज शरीफ के केसेस हैं, हमजा शहबाज के केसेस हैं, कराची में पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लीडर्स जो हैं उनके केसेस हैं। वो अभी तक किसी नतीजा खेज मरले में नहीं वो पहुंच सके, उनके ऊपर कोई नतीजा नहीं आ सका। तो ये अब जो हमारा एक जुडिशल सिस्टम है, जो हमारा एक है सिस्टम, उसके तहत चीजें होती हैं। हुकूमत का काम ये है कि वो ऐसी चीजों को सामने लाए, सही इन्वेस्टिगेशन करे, तगड़ा केस बनाए, स्ट्रॉन्ग केस बनाए, उसको अदालतों में पेश करे, उसको प्रोसिक्यूट करे, उसको फॉलो करे। ये हुकूमत इंशाल्लाह इसमें इस काम में पीछे आपको नजर नहीं आई। ठीक, सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब हमें ज्वाइन करने का। रिपोर्ट आ गई, इस पर आपका तज्जिया वो भी हम सुनते हैं। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब जो सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी कि कमीशन ने तो 2018 और 19 के साल की जो है वो ऑडिट करना था उसका, लेकिन उन्होंने 2017 को भी शामिल किया और 18-19 में सिंध हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी शुगर मिल्स को। तो चाहे 1 साल पहले दी या 2 साल पहले दी, इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब ये कि जाहिर है कि जो एक होता है उनका चार्टर जो दिया जाता है या जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी जाती हैं,
उसके अंदर रह के करना होता है। जी, तो आपके ख्याल में ये जो ओमनी ग्रुप का नाम आ रहा है ये सही नहीं है, मतलब ये जानबूझकर या कोई इंतकाम की गर्ज से डाला गया है? देखिए, ये तो चीजें अदालत करेगी फैसला, ये हम और आप तो फैसला नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ का आप क्रेडिट देंगे वैसे कि हुकूमत ने जो ये रिपोर्ट FIA ने तैयार की है, इसमें मतलब कोलिशन पार्टनर्स के नाम हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका नाम है, तो कम से कम एक करेज तो शो की, थोड़ा सा क्रेडिट तो डिजर्व करते हैं या नहीं आपके ख्याल में? देखिए, ये पार्टियों के अंदर होता रहता है, आपस में कोई डिसफेवर में चला जाता है, कोई फेवर में चला जाता है, ये होता रहता है पार्टियों में, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात ये थी कि जिस वक्त मिस्टर जहांगीर तरीन जो थे वो आज़ाद मेंबरों की खरीदारी कर रहे थे, या सेनेट के अंदर जो कुछ हुआ, या उस वक्त ये उसूल पसंदी दिखाई जाती तो बेहतर रहता। अच्छा, अब अगर कोई झगड़ा है पार्टी के अंदर, हमारी पार्टी में भी होते रहते हैं झगड़े, लेकिन उसकी वजह से उस बात को आगे बढ़ना, और मैं फिर यही कहूँगा कि आप अगर कमीशन इंडिपेंडेंट था तो फिर गवर्नमेंट को उससे बाहर रहना चाहिए, और जो भी अदालत फैसला करती है तो फैसला करे। ठीक। अहमद जवाद साहब, ये ताज हैदर साहब बात कर रहे हैं, और जो मैंने सवाल किया कि अगर फॉरेंसिक ऑडिट करना था आपने स्पेसिफिक ईयर का 18-19 का, लेकिन 17 पर क्यों पहुंच गए, तो ये दुरुस्त नहीं है, उनको TORs के या अपने दायरा कार में रहना चाहिए था कमीशन को। ये पीपल्स पार्टी खासतौर पर सिंध हुकूमत का ये आर्गूमेंट है। जवाद साहब देखें, अगर इसमें आप आवाम से पूछें कि हमने अगर एक एहतसाब करना है, वो सिर्फ 18 तक करें या 17 का भी करें और 16 का भी करें, तो आवाम तो आपको ये कहेगी कि जी आप सबका करें और उस तमाम मुद्दत का करें। देखें, इसमें तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है जी कि आपने सिर्फ 1 साल का ही एहतसाब करना है, आपने माजी का एहतसाब नहीं करना। तो इसलिए अगर, और ये ज़्यादा अच्छा है ताकि ये पता चल सके कि ये कोई 1 साल या 2 साल की कहानी नहीं है, ये कहानी बरसों से चल रही है, और उसमें ये भी पता चले कि वो कौन से उसमें किरदार हैं कि जो कि रिपीटेडली, चाहे 2017 हो या 2019 हो, वो रिपीटेडली उस एपिसोड में नजर आ रहे हैं, ताकि अवाम को भी पता चले, और जब इन्वेस्टिगेशन हो तो उनके हवाले से एक अच्छा रिकॉर्ड, स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड सामने आए कि ये इस मुल्क के वो किरदार हैं कि जो कि इस मुल्क से मसलसल ओवर द ईयर्स फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर हम उसमें चंद साल पीछे भी जाते हैं, उन सबको भी सामने लेके आना चाहिए। ठीक है। ताज हैदर साहब, आपने बात सुनी है अहमद जवाद साहब की, उनका कहना ये कि आवाम ये चाहते हैं कि माजी में जब भी जहाँ भी करप्शन हुई है उसका एहतसाब होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हम जानना चाह रहे हैं आपकी जमात का मौक़िफ़, सिर्फ 2017 और 19 का ऑडिट के हवाले से मामला है या दीगर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको सर इस रिपोर्ट को लेकर? देखिए, वो जो अपने एहतसाब का पूरा अमल है, वही एक उस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि उसमें जानिबदारी बरती जा रही है, और जो मरकजी इदारे कर रहे हैं एहतसाब, उस पर ख़ास तौर से उठाई जा रही हैं उंगलियां। तो ये सियासी है, और मेरे ख्याल से इससे पहली भी गवर्नमेंट थी और ये भी थी, है गवर्नमेंट, इनको इस तासुर को जो है वो दूर करना चाहिए। ठीक, इस तासुर को दूर करने के लिए तो वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे अपने लोगों के नाम आ रहे हैं, हम तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या सर इस अमल से भी तासुर दूर नहीं होगा? नहीं कर रहे, कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया है और अब ये मामला अदालत में है, तो उस पे अगर हम और आप फैसले देने लगे पहले से, या एक डेट पे हम कमीशन जो है अपनी इंक्वायरी कर दे, 18-19 में जो कुछ हुआ वो कोई चीज ही नहीं थी, तो मेरे ख्याल से ये बात मुनासिब नहीं है। ठीक। अच्छा, तो अब आपने सही कहा कि ये अदालत में फ़ैसला होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या अगर किसी का नाम आ रहा है आपकी जमात में से, वो अदालत में अपना भरपूर दिफा करेगा, नंबर एक, और माजी में पीपल्स पार्टी का ये भी एक ऑब्जेक्शन था, एंड टू सम एक्सटेंट राइटली सो, कि अदालत से भी इंसाफ जमात को नहीं मिला, तो कम से कम इस दफ़ा आप उम्मीद रखेंगे कि वहाँ से इंसाफ मिल जाएगा? नहीं, हम अदलिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि वो कम से कम इंसाफ करेंगी। उनकी ओपिनियन कोई हो सकती, वो एविडेंस देख के देंगी, लेकिन हम 50 साल से ज्यादा हो गए, हम तो अदालतों में ही खड़े हैं।
ठीक। अच्छा सर, ये तो अभी आ गई ना इसकी कमीशन की रिपोर्ट से पहले आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने भी कुछ इल्ज़ामात आयद किए थे। क्या उसको भी इस सारे तनाजुर जो आजकल चल रहा है जिसे आपने सियासी इंतकाम का, उसकी रोशनी में देखना चाहिए या वो आइसोलेटेड एक इवेंट था? तो अगर मैं उन पर बात ना करूं तो बेहतर होगा मेरे ख्याल। अच्छा चलें। अहमद जवाद साहब, अदालत में मामला है और अब अदालत में आप जितना मजबूत केस पेश करेंगे वो अच्छा होगा, लेकिन ताज हैदर साहब का एक जो तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इज़हार किया, उन्होंने कहा कि हुकूमत अपना असर व रसूख इस्तेमाल ना करे, लेकिन FIA तो एक सरकारी इदारा है, FIA का जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं, तो वो फिर इन्फ्लुएंस से बाहर कैसे हो सकता है? या तो ये नैब करे तो फिर एक अलग बात है, लेकिन नैब पर भी उंगलियां उठती हैं। देखें, कोई भी हुकूमत जब कोई भी पार्टी जो है जब हुकूमत में होती है तो जाहिर है कि अदारे हुकूमत के नीचे ही होते हैं, लेकिन कोई भी अदारा जो है वो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसके ऊपर फैसला तो अदालतों नहीं करना है, और अदालतें हुकूमत के नीचे नहीं होती। और आप देख सकते हैं इन 2 सालों के अंदर कितने ऐसे फैसले हैं, बल्कि ज़्यादातर फैसले जो हैं वो हुकूमत के खिलाफ ही गए हैं। तो इसलिए आप देखें जितने लोग चाहे नैब ने पकड़े हैं या अदालतों से इवन कन्विक्ट भी हुए हैं, वो जमानतों पे रिहा हुए हैं और कुछ जमानतें लेके जाके इंग्लैंड भी बैठ गए हैं और वो 6-6 महीने से वापस नहीं आई और उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो देखें ये तो अब अदालतों ने ही फैसला करना है, हम भी उनका एहतराम करते हैं और अपोजिशन को भी मेरा ख्याल है कि वो अदालतों का एहतराम करते हैं। तो अब जो भी फैसला अदालतों ने करना है इसमें हुकूमत का कोई इन्फ्लुएंस अदालतों के ऊपर नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो अदालतों के अंदर चैलेंज होती है, सवाल होते हैं, इसलिए ये भी नहीं हम कह सकते जी कि जो इन्वेस्टिगेशन करके हम अदालतों के सामने रख देंगे तो वो बिल्कुल उसको जूं का तूं जो है वो उसको मान लेंगे और उसके ऊपर फैसला दे देंगे। अदालतें इसीलिए हैं कि दोनों तरफ से प्रोसिक्यूशन भी होती है और डिफेंस भी होता है और वो अपने अपने मामलात को पेश करते हैं, इसलिए हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। हुकूमत जो है एक बिल्कुल न्यूट्रल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करके एक केस को जो है वो अदालत के हवाले करेगी। यस, हुकूमत का काम जो है वो एक जब आप कोई केस अदालत में लेके जाते हैं उसको आपने प्रोसिक्यूटर भी आपने बनना होता है, उसको परसू भी करना होता है, आपने जो शवाहिद इकट्ठे किए हुए हैं वो भी अदालत में पेश करने होते हैं, वो हुकूमत अपना फर्ज अदा करेगी। ठीक है। अच्छा अहमद साहब, इस शुगर केस के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं, रिपोर्ट आ चुकी है, फैसला जो है आगे जो ही ये सारा प्रोसेस शुरू होगा कोर्ट ने करना है, और ताज साहब भी कह रहे हैं कि बिल्कुल वो कोर्ट के फैसलों को तस्लीम करते आए हैं, तस्लीम करेंगे, एहतराम करते हैं अदालतों का। कुछ हम बात करना चाहेंगे क्योंकि स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी कोरोना के हवाले से भी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जब PTI की बात होती है तो हमें तकरीबन हर एक मामले में ही इख्तलाफ राय दिखाई देता है। कोरोना को लेकर भी दोनों जमातें जो हैं वो हमें एक पेज पर दिखाई नहीं दी। वज़ीर आला सिंध जो हैं वो कुछ और कहते रहे, वफाक कुछ और कहता रहा, सिंध की जानिब से वफाक पर इल्ज़ामात, वफाक की जानिब से सिंध पर इल्ज़ामात। तो सर ऐसा क्यों नहीं कुछ किया जाता कि दोनों जमातें जो हैं वो सर जोड़कर बैठ जाएं? ये तो एक बड़ा अहम एक इशू है, कोरोना की मैं बात कर रही हूँ, तो ये तमाम जो आपस में गिले शिकवे ये मिटा क्यों नहीं लिए जाते? अवाम बड़े परेशान है सर इन सूरत हाल से। देखें, इख्तिलाफ राय जो है वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हमेशा हो सकता है, होना भी चाहिए। इवन अगर आप अमेरिका की भी मिसाल ले लें, वहाँ पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो हैं वो कोरोना के ऊपर बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट उनकी राय है। ट्रंप जो है वो किसी किस्म का लॉकडाउन नहीं चाहता और वो चाहता है कि तमाम जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खुल जाएं, लेकिन रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स जो हैं वो उसके अपोजिट सोच रहे हैं। फिर वहाँ पे स्टेट्स हैं वो खुद फैसले करती हैं, 16 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ जिन्होंने लॉकडाउन खोलने का फैसला कर लिया। तो ये तो हर उस जमहूरियत जहाँ पे होगी वहाँ पे जो सूबों के की अथॉरिटी है, जो उनको राइट्स मिले हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हुए हैं, वो उसके मुताबिक फैसला कर सकते हैं। तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक पॉलिसी ज़रूर देती है, सूबों की मदद भी करती है, जो उसका एक रोल है। उसके बाद ये सूबों की अपनी जिम्मेदारी है और ख़ास तौर पे 18th अमेंडमेंट के बाद हेल्थ तो वैसे ही सूबों के पास है और सूबों ने ही उसका फैसला करना है कि उन्होंने अपने सूबे के अंदर
हेल्थ के मामलात को कैसे हैंडल करना है। जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वो कॉन्स्टेंटली अपनी एक लाइन देती रही है, चाहे वो लॉकडाउन के हवाले से है, सही। चाहे वो उसकी एहतियाती तदाबीर के हवाले से है, चाहे दूसरे ममालिक से टेस्टिंग किट्स मंगवाना या वेंटिलेटर्स मंगवाना और उसको सूबों में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये तो एक फेडरल का रोल है जो कि वो अदा कर रहे हैं। इसके बाद अब सूबों का काम है कि वो अपने अपने सूबे में मामलात को देखें। ठीक, ताजर साहब आपका कमेंट चाहेंगे इस पे? असल में क्योंकि साउंड ठीक नहीं थी तो मैं जो कुछ कहा जा रहा जी, था आसमा का क्वेश्चन था आप दोनों हजरात से, वो ये कि कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, इल्जामात लग रहे हैं सिंध हुकूमत वफाक है कोऑर्डिनेशन होना, क्योंकि ये दो नजरियात हैं। एक ये है कि मुनाफा जो है वो बड़ी चीज़ है, दूसरा जो है वो इंसानी ज़िंदगी बचाना बड़ी चीज़ है। और ये पाकिस्तान में ही नहीं है, ये आलमी पैमाने पे है। यानी चीन है या वियतनाम है या थाईलैंड है, तैवान है, ये उस नज़रिए पे गए कि इंसानी ज़िंदगियां बचा लो तो मईशत जो है वो ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, मुनाफे बचाओ, इंसानी तो पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये एक नज़रियाती इख्तिलाफ है और इसमें हम सुन्नत डोनाल्ड ट्रंप पे नहीं चल रहे। हमने शुरू दिन से यही कोशिश की है कि इंसानी जानों को बचाया जाए और इसीलिए हमने जो तफ्तान के बॉर्डर पे हुआ या जो एयरपोर्ट्स के ऊपर होता रहा या जो दो प्राइवेट बैंकों को अरबों थमा के और देही इलाकों तक ये वायरस फैला, तो इसलिए हमने इसकी मुखालफत की। ठीक, सही। ताज हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप हमारे साथ मौजूद थे। अहमद जवाद साहब, आपके वक्त के लिए भी बहुत शुक्रिया। दोनों हजरात से हम बात कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि क्या आखिर मसला है वफाक के दरमियान, सिंध गवर्नमेंट के दरमियान क्यों इतने इख्तलाफात हैं, लेकिन दोनों जानिब से वही इल्ज़ामात का सिलसिला अभी भी हम देख रहे हैं। और मेरे ख्याल में शहजाद, ये जो इल्ज़ामात का सिलसिला है और ये जो कशमकश की सूरत हाल है, इसका सरासर नुकसान जो है वो आवाम को हो रहा है। सिंध में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो वफाक नहीं चाहती है कि लिए जाएँ, लेकिन सिंध का कहना यह है कि वो ऐसे इकदाम कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट कि बाकी जो सूबे हैं वहाँ पर उनको फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बहरहाल जी, अब जहाँ भी लॉकडाउन में नरमी हुई है, सख्ती हुई है, उसका रिजल्ट क्या आएगा देखना ये होगा कि अभी बहुत सारे मामलात की जहाँ जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है बहुत सारी पार्टीज की जानिब से, उसमें जो सूरत हाल बाद में आएगी उसकी जिम्मेदारी ली जाती है या नहीं, ये देखना भी बड़ा अहम होगा। जी, हामिद अतर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं अल खिदमत फाउंडेशन के। बहुत शुक्रिया हामिद अतर साहब। पाकिस्तानी मशहूर हैं खिदमत करने में, एक अपने फेलो पाकिस्तानीज़ की और वॉलंटरी वर्क में या चैरिटी में सबसे आगे हैं। बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है इस वक्त। अल खिदमत फाउंडेशन ने हमेशा एक मरकज़ी किरदार अदा किया है, थोड़ा सा ज़रा बताइएगा इस क्राइसिस में कहाँ तक कामयाबी हासिल हुई आपको? जी बहुत शुक्रिया, मैं पीटीवी टीम का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं पाकिस्तान में कोरोना रिलीफ के हवाले से अल खिदमत की एक्टिविटीज़ पे बात कर सकूं। तो बिल्कुल शुरू में जब ये वबा पाकिस्तान में फैलनी शुरू हुई तो हमारे माहिरीन ने और खुसूसन मेडिकल एक्सपर्ट ने इसका जायजा लिया, इसको एनालाइज किया और 3 इकदाम तजवीज़ किए थे। पहले नंबर पे अवेयरनेस, कि आम पब्लिक को बताया जाए कि वो किस तरह अपने आप को इस वबा से महफूज रख सकते हैं। सही। दूसरे नंबर पे मेडिकल एड थी और तीसरे नंबर पे वो डेली वेजर्स जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी सीज हो जाने की वजह से फाका कशी की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनकी कैसे हेल्प की जाए। तो बुनियादी तौर पे हम पिछले कई माह से इन्हीं खतूत पे अपना काम कर रहे हैं। तो कुछ सर बताइएगा कि किस तरह से आपकी जो फाउंडेशन है वो काम करती है, कौन लोग हैं जो आपको इसमें मदद देते हैं, क्या ये आम आवाम है पाकिस्तान की? और फिर जिस तरह से आपने कहा डेली वेजेस के लिए आप परेशान थे, मेडिकल एड लोगों को दी जा रही थी, अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही थी, ये किस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही थी? क्या आप लोगों तक पहुंच रहे थे या आप लोगों को बता रहे थे कि वो आपके पास आए फिर उनकी हेल्प की जाए? और ये अवेयरनेस, ये तो मीडिया भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, आप किस तरह से इसको आवाम में अवेयरनेस के लिए मुहिम चला रहे थे? जी, तो मैं इस सिलसिले में आज करता हूँ कि पाकिस्तान भर में 150 अजला में हमारा नेटवर्क इफेक्टिवली काम कर रहा है और ताकि हमारे यूसी लेवल तक भी वॉलंटियर्स मौजूद हैं।
तो अगर सबसे पहले अवेयरनेस के हवाले से बात की जाए जी। तो इसमें मैं खुसूसी तौर पर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मशकूर हूँ कि उन्होंने ये अवेयरनेस आवाम लोगों तक पहुँचाई। इसके अलावा हमने बड़े पैमाने पे हैंड बिल्स भी तकसीम की है। तो इस तरह सबसे जो अहम पहलू था जो हम आम पब्लिक तक कन्वे करना चाहते हैं कि आप खुद अपने आप को किस तरह महफूज रख सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर मेडिकल एड की बात की जाए तो हमारे पूरे पाकिस्तान में 24 हॉस्पिटल हैं, तो उनमें से 10 हॉस्पिटल तो हमने मुकम्मल के कोरोना केयर यूनिट्स में तब्दील कर लिया। वहाँ हमने वेंटिलेटर्स का भी बंदोबस्त किया और भी जो मुतलका मेडिकल इक्विपमेंट थे वो मुहैया किए। इसके अलावा खुसूसन डॉक्टर्स और पुलिसमैन और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अफराद जो फ्रंट लाइन पे होते हैं उनको बड़े पैमाने पे PPE भी मुहैया किए। अगर वो तादाद अगर देखी जाए तो वो 23,000 तादाद बनती है। अच्छा, और ये जो हमारा दिहाड़ीदार तबका है सर, इसके लिए क्या किया आपने? कोई राशन वगैरह दिया या कोई कारोबार के लिए कुछ किया? क्या किया आपने उनके लिए? अच्छा, इसके लिए हमने ये किया कि हमारे वॉलंटियर्स ने गली मोहल्लों की सतह पे देख के बाकायदा लिस्टें तैयार की कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें हमें हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, डेटा मुरतब किया। तो उसके बाद फिर हमने बाकायदा राशन पैकेज बनाए जो कम से कम 1 महीने के लिए काफी हो। तो हमारे वॉलंटियर ने कोई जमघटा नहीं लगाया बल्कि उनके घरों तक गए, दरवाजा नॉक किया, राशन हवाले किया और वापस आ गए। अच्छा, ये मतलब तमाम SOPs जो है या एहतियाती तदाबीर जो है, इकदाम जो है, उनके तहत आपने ये सारा काम किया। अच्छा, आपने वॉलंटियर्स का जिक्र किया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान इस वक्त आपको सुन रहे होंगे जो आपकी इस फाउंडेशन का हिस्सा बनना चाहें, आपका हाथ बटाना चाहें। क्या क्राइटेरिया है जो लोग आपके साथ मिलना चाहते हैं उनके लिए आपका? जी, बस हम तो सबको खुशामदीद कहेंगे क्योंकि ये जो क्राइसिस है इतना बड़ा है कि जिसमें जितने भी माली रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज इस्तेमाल हों वो कम पड़ते हैं। तो जो भी हमारे साथ मिलके काम करना चाहे, हर जिले में हमारे ऑफिस मौजूद हैं, हमसे रब्ता करें। हम उनको खुशामदीद भी कहेंगे, मुनासिब ट्रेनिंग भी देंगे और उनको अल्लाह के बंदों की खिदमत करने का मौका भी देंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद थे अल खिदमत फाउंडेशन के चेयरमैन। आपने बताया कि किस तरीके से आपकी ये फाउंडेशन जो है ये काम कर रही है। हामिद अतर साहब, आसमा, बात ये है कि चाहे कोई छोटा सा भी काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट इस वक्त करना चाहिए। हम इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, उनकी बात कर सकते हैं कि भाई आप ये काम कर रहे हैं, कुछ शायद सेल्फ प्रमोशन है, लेकिन चलें अगर कोई एक शख्स को भी फ़ायदा पहुंचा रहा है इस वबा में तो वो मेरे ख्याल में तारीफ के काबिल है, सराहा जाना चाहिए। और थोड़ा सा प्राइवेट मीडिया को भी इसमें अपना किरदार अदा करना है कि अगर ऐसी बहुत सारी तंजीमें हैं जो नॉन प्रॉफिट हैं और किसी फ़ायदे के बगैर वो काम करती हैं तो थोड़ा सा उनको इनकरेज करें ताकि वो भी पता चले, उनका रिकग्नाइज हो काम किसी भी सतह पे वो इस वक्त अगर कोरोना वायरस की वबा में लोगों की खिदमत करने में मसरूफ़ हैं। बिल्कुल जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरी ये भी है कि हम अपना और अपने आसपास अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। और इसके लिए एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें अपने घर में रहना है, अपनी जन्नत में रहना है, महफूज रहना है, कम से कम बाहर निकलना है। लेकिन ऐसा होता हुआ हमें पाकिस्तान में दिखाई नहीं दे रहा है और इसकी वजह हम सब खुद हैं, हम आप, क्योंकि हम लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं, वो एहतियात जो हमें बरतनी चाहिए। आपसे गुजारिश है एक बार फिर से कि अवेयरनेस के लिए ये जो मुहिम चलाई जा रही है पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की जानिब से, दीगर प्राइवेट मीडिया की जानिब से, सिर्फ इसीलिए है कि आप कम से कम अपने घरों से बाहर निकलें ताकि कोरोना का जो फैलाव है वो कम से कम हो सके। इसी मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।